यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक मजदूरी के सिद्धांत थियरीज ऑफ वेजेस। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था मजदूरी किसे कहते हैं, नकदी मजदूरी एवं असल या वास्तविक मजदूरी क्या होती है, वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में जानकारी ली थी और मजदूरी भुगतान की नीतियां या पद्धतियों के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने समय अनुसार मजदूरी और कार्य अनुसार मजदूरी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे मजदूरी के सिद्धांत। मजदूरी के कुल 7 तरह के सिद्धांत हैं जो मजदूरी निर्धारण के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर देशकाल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित किए हैं। यद्यपि प्राचीन अर्थशास्त्रियों के द्वारा मजदूरी निर्धारण के सिद्धांतों में अनेक कमियां एवं दोष हैं, उनका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है, फिर भी उन सिद्धांतों का आधुनिक मजदूरी सिद्धांत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए उन सिद्धांतों के बारे में जानना भी आवश्यक है। मजदूरी के इन 7 सिद्धांतों में पहला हमारा जो सिद्धांत है वह है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। फ्रांस के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जर्मनी के अर्थशास्त्री लेसेल ने भी इसे मान्यता दी तथा इस सिद्धांत को मजदूरी का लौह सिद्धांत के नाम से पुकारा। इस सिद्धांत के अनुसार श्रम का प्राकृतिक मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिकों को एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करने तथा अपनी जाति को बिना कमी वृद्धि के स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। श्रम के मूल्य निर्धारण की इस प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण इस सिद्धांत को मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दीर्घ काल में मजदूरी की दर द्रव्य की उस मात्रा के बराबर होने की प्रवृत्ति होती है जो श्रमिक के जीवन निर्वाह के लिए केवल पर्याप्त होती है। यह सिद्धांत जनसंख्या के सिद्धांत जो हम पढ़ चुके हैं, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, उस पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि श्रमिकों की मजदूरी निर्वाह व्यय से अधिक हो तो वे अधिक शादियां करते हैं, अधिक संतान उत्पत्ति करते हैं और जनसंख्या वृद्धि होने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़कर मजदूरी में जीवन निर्वाह के अनुकूल कमी कर देंगे। कहने का मतलब है ज़्यादा मजदूरी यानी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि और इससे श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाएगी और पूर्ति बढ़ने से जीवन निर्वाह के अनुकूल ही उनको मजदूरी मिलेगी। और यदि मजदूरी जीवन निर्वाह से कम है तो श्रमिक भूखे मरेंगे और इसके कारण मजदूरों की मांग पहले की भांति बनाए रखने के लिए मजदूरी दर बढ़कर जीवन निर्वाह व्यय के बराबर हो जाएंगी। यानी अगर मजदूरी कम मिल रही है तो शादियां नहीं होंगी, बच्चे कम होंगे, श्रमिक भूखे मर जाएंगे और श्रम शक्ति की पूर्ति घट जाने से मजदूरी बढ़ जाएगी। इस प्रकार यह सिद्धांत यह कहता है, ये प्राकृतिक सिद्धांत है ये,
कहता है कि मजदूरी जीवन निर्वाह व्यय के बराबर होने की प्रवृत्ति रहेगी। इस सिद्धांत की आलोचनाएं इस आधार पर की जाती है कि यह केवल एक पक्षीय सिद्धांत है, केवल मजदूरी या श्रमिकों के मांग पक्ष की ओर ही ध्यान देता है, और यह गलत मान्यताओं पर आधारित है कि मजदूरी में वृद्धि होने से जनसंख्या में वृद्धि होती है, जबकि होता यह है कि मजदूरी में वृद्धि जीवन स्तर में वृद्धि करती है, जिसके कारण जनसंख्या कम होती है। यह सिद्धांत अन्यायपूर्ण भी है, क्योंकि श्रमिकों को पारिश्रमिक उनकी उत्पादकता के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि इतना ही दिया जाता है जिससे कि वे जीवन निर्वाह कर सके, और इसके अंतर्गत श्रम संघों को मान्यता नहीं दी जाती है। इस सिद्धांत के अंदर भिन्न भिन्न उद्योगों में भिन्न भिन्न मजदूरी होती है, और यह सिद्धांत एकदम अव्यावहारिक, अपूर्ण और गलत मान्यताओं पर आधारित है। दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वह है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। यह सिद्धांत जीवन निर्वाह सिद्धांत का एक सुधरा हुआ रूप है। यह सिद्धांत बताता है कि दीर्घकाल में मजदूरी का निर्धारण मजदूरों के उस जीवन स्तर व्यय के बराबर होता है जिस जीवन स्तर के श्रमिक आदी हो चुके हैं। यह मजदूरी निर्धारण के बारे में पुराने सिद्धांत यानी मजदूरी जीवन निर्वाह सिद्धांत की भांति कठोर नहीं है। यह कहता है कि मजदूरी को इतनी तो होनी ही चाहिए कि उससे उस मजदूर के परिवार की न केवल न्यूनतम अनिवार्यताओं की पूर्ति हो सके, वरन इससे वह समस्त अनिवार्य, आरामदायक एवं विलासिता की वस्तुएं भी खरीद सके। इतनी तो मजदूरी श्रमिक को मिलनी ही चाहिए। इस सिद्धांत में आधार माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को बनाया गया है। जैसा मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत में भी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को आधार बनाया, ठीक वैसा ही मजदूरी के जीवन स्तर सिद्धांत में भी माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत को आधार बनाया गया है। इस सिद्धांत की आलोचना बिल्कुल पहले जो हम पढ़ चुके हैं वैसे ही हैं कि यह भी एक पक्षीय सिद्धांत है। जीवन स्तर स्वयं मजदूरी के स्तर से परिवर्तनशील होता है, तो हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि किसी एक मजदूर का जीवन स्तर क्या होगा। यह सिद्धांत चूंकि जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है, तो यह भी गलत विश्लेषण करता है, और इसमें भी श्रमिक संघों तथा मजदूरों की उत्पादकता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और एक महत्वपूर्ण बात, मजदूरी केवल जीवन स्तर पर ही नहीं निर्भर करती, बल्कि इस पर अनेक बातों का भी ध्यान पड़ता है। किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान पड़ता है, वो जो मजदूर के जीवन स्तर को प्रभावित करती है, जैसे उसकी शिक्षा है, जैसे उसका स्वास्थ्य है, इन चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या केवल एक मजदूरी का ही प्रभाव नहीं पड़ता। और भिन्न भिन्न उद्योगों में भिन्न भिन्न मजदूरी होने की कारणों की, वजहों की यह सिद्धांत व्याख्या नहीं करता है। तीसरा सिद्धांत है हमारा मजदूरी कोष सिद्धांत। मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन जे.एस. मिल के द्वारा किया गया था। उनके अनुसार मजदूरी पूंजी और जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। मजदूरी बिना उस कोष की वृद्धि के जिसमें से कि मजदूरी दी जाती है नहीं बढ़ सकती। यहाँ पूंजी का अभिप्राय मुद्रा की उस मात्रा से है
जो उत्पादक मजदूरों को मजदूरी चुकाने के लिए अपनी पूंजी में से एक हिस्सा अलग से निकाल करके रखता है, जबकि जनसंख्या का अभिप्राय उससे है जो मजदूर हैं या काम करने की इच्छा रखने वाले हैं, उस संख्या से हैं। कुल मिलाकर मजदूरी कोष को श्रमिकों की संख्या से यदि हम भाग दे देते हैं तो मजदूरी की सामान्य दर हमें मिल जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी में वृद्धि के केवल दो विकल्प होते हैं। एक तो मजदूरी कोष में वृद्धि हो जाए और दूसरा मजदूरों की संख्या में कमी हो जाए। और मजदूरी कोष में वृद्धि बचत द्वारा संभव होती है, पर यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित होता है कि जनसंख्या में वृद्धि की दर चूंकि बचत की दर से अधिक होती है, इस कारण मजदूरी कोष में विशेष वृद्धि नहीं होती और यह मजदूरी कोष प्राय स्थिर रहता है। मजदूरी में वृद्धि करने के लिए एक सुगम उपाय यही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए। अगर मजदूरी दर में वृद्धि बिना मजदूरी कोष में वृद्धि या श्रमिकों की संख्या में कमी के बगैर हुई है तो लाभ या ब्याज की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उत्पादन में कमी होगी और जिससे मजदूरी दर में पुनः कमी हो जाएगी। इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं की जाती हैं कि यह मजदूरी कोष की धारणा जो है यह एक काल्पनिक धारणा है, क्योंकि किसी भी देश में उत्पादक इस प्रकार के कोष का निर्माण नहीं करते हैं और इसके द्वारा मजदूरी कोष की राशि का निर्धारण करना भी कठिन है। यहाँ भी मजदूरों की उत्पादकता की उपेक्षा की जाती है, यानी कि मजदूरों की कार्यकुशलता का यहाँ कोई मोल नहीं होता। यह सिद्धांत मान करके चलता है पूंजी और श्रम में संघर्ष नहीं होता है और यह सिद्धांत भी एक पक्षीय सिद्धांत है और यह मजदूरी के दीर्घकालीन विश्लेषण पर आधारित है और यह सिद्धांत भी श्रमिक संघों की उपेक्षा करता है।